काफी बड़ा नजर आ रहा था। उसने अपने बाप को देखा जिन्होंने उसे हाँ में सर हिलाने का इशारा दिया। जी कबूल है, उसने मुस्कुरा कर तस्दीक की। तो मौलवी साहब ने उसे साइन करने का कहा। उसने मुस्कुराकर उनकी बताई जगह पर अपने साइन कर दिए और उसी के साथ सबके लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। अरमान ने मुस्कुराकर अपने पास बैठी 6 साला माहीन को देखा, जिसने सुर्ख दुपट्टा ले रखा था और वो बहुत प्यारी लग रही थी। बाबा, अब माही हमेशा के लिए मेरी हो गई है ना? उसने माहीन का हाथ अपने हाथ में लेते तस्दीक चाही। उस्मान साहब ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। हाँ बेटा, अब से माहीन तुम्हारे निकाह में है, तुम्हारी बीवी है और आज के बाद से कोई भी तुम्हें माही से दूर नहीं कर सकता। इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है और अब ये सिर्फ तुम्हारी है। बाप की बात सुनकर 14 साला अरमान के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट उमड़ आई। उसने फौरन माहीन को अपने सीने से लगा लिया कि वो सब मुस्कुरा दिए। क्या आपको लगता है कि इस अमल से सब ठीक हो जाएगा भाई? फायजा बेगम ने उस्मान साहब से पूछा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। अब हमारे बच्चों का मुस्तकबिल एक हो चुका है। तुम्हारी माहीन आज से मेरी बेटी है और देखो तो अरमान उससे कितनी मोहब्बत करता है। इससे हमारे वालिदैन की नाराज़गी जल्दी दूर हो जाएगी और हमारे बच्चे ही हमारी वालिदैन की नाराज़गी ख़त्म करवाने का जरिया बनेंगे। उनकी बात पर तीनों ने इस बात में सर हिलाया। उनकी नीयत तो बहुत अच्छी थी, मगर वो नहीं जानते थे कि मुस्तकबिल में क्या होगा। जबकि अपने वालिदैन से बेखबर वो दोनों अब एक दूसरे के पास बैठे थे। अरमान ने नरमी से उसे अपने हिसार में ले रखा था। तुमने सुना ना बाबा ने क्या कहा? आज से तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम पर अब हर हक रखता हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो माही, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वादा करो मुझसे तुम कभी भी ये नहीं भूलोगी कि अब हमारा निकाह हो चुका है और तुम्हारी जिंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मैं ही हूँ। उसने अपना हाथ माहीन के सामने फैलाया तो माही ने जोरों शोर से उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हाँ में सर हिलाया। आई प्रॉमिस, लेकिन आप भी वादा करें कि आप मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जैसे मामा और बाबा हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, बाबा मामा से मोहब्बत करते हैं, आप भी मुझसे वैसे ही मोहब्बत करेंगे? उसने अपने मासूम जहन के मुताबिक सवाल किया तो अरमान के लबों को एक गहरी मुस्कुराहट ने छुआ। वो बेसाख्ता झुका था और उसने माहीन के माथे पर लब रखे और माहीन लाल टमाटर हो गई थी। मैं वादा करता हूँ, मैं जहां भी रहूंगा हमेशा तुम्हारा रहूंगा। उसने एक सरगोशी की थी जो उस फ्लैट के दरो दीवार में गूंज कर वहीं दम तोड़ गई, क्योंकि मुस्तकबिल उनकी जिंदगियों के साथ कैसे खेलने वाला था वो दोनों नहीं जानते थे। रात के अंधेरे ने हवेली को अपनी लपेट में ले रखा था। वो कमरे का दरवाजा खोले अंदर दाखिल हुआ तो उसकी पहली नजर बेड तक गई। कमरे में नीम अंधेरा था और बेड पर कंबल ताने कोई लेटा हुआ था। वो दरवाजा बंद करता कदम कदम चलता बेड तक आया और धीरे से बेड पर बैठकर उसने कंबल जरा सा उस वजूद से सरका कर देखा तो वो बाएं जानिब करवट लिए आंखें बंद किए लेटी थी। अब वो ये तो नहीं जानता था कि वो सो गई है या जाग रही है, मगर उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को वो नीम रोशनी में भी देख चुका था और उसे देखकर वो परेशान जरूर हुआ था। उसके माथे पर हाथ रखा तो उसे अपना हाथ जलता हुआ महसूस हुआ। इसे तो बहुत तेज बुखार था माही, अरमान ने धीरे से सरगोशी की, मगर दूसरी तरफ उसके वजूद में कोई जुम्बिश ना हुई। इतनी भी क्या नाराजगी मेरी जान, अब तक नाराज हो? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। उसकी पलकों में जुम्बिश महसूस करते अरमान ने धीरे से बहुत प्यार से कहा था, मगर वो वैसे ही लेटी रही। अरमान ने गहरी सांस ली और अब उसके करीब झुकते उसके माथे पर लब रखे। चलो उठ जाओ ना, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आया हूँ। वो अब नरमी से उसका गाल सहलाते हुए उसे मना रहा था। माही ने धीरे से आंखें खोले उसे देखा, मगर हर बार की तरह वो अंधेरे में उसका चेहरा न देख सके। मुझे आपसे बात नहीं करनी, छोड़े मुझे, यहाँ से चले जा। वो आहिस्तगी से कहती अपनी नाराजगी का इजहार कर रही थी। और क्यों बात नहीं करनी मुझसे? मेरी गलती तो बताओ। उसने उसी मोहब्बत से पूछा। ये देखे, ताई ने गुस्से में मेरा हाथ चला दिया। वो अपना हाथ ब्लैंकेट से बाहर निकाल कर उसे दिखा रही थी। मुझे इतनी दर्द हुई, मगर किसी ने मेरी दवा भी नहीं लगाई। यहाँ सब मुझसे नफरत करते हैं, रोज कोई ना कोई मुझे मारता है। आपको अगर मुझसे मोहब्बत होती तो मुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाते, मगर आप मुझे इस जहन्नुम से निकालने के लिए आते ही नहीं। क्या मैं आप पर भी बोझ हूँ, या आप भी ये भूल गए हैं कि मैं आपकी जिम्मेदारी, या फिर आप मुझे मजबूरी समझते हैं? वो एक ही सांस में सारे सवाल करती रो पड़ी थी। वो उसे बहुत नर्म नजरों से देख रहा था, जो वो महसूस कर सकती थी। जिसने तुम्हें अजियत दी है ना, उस एक एक शख्स से हिसाब बराबर करूंगा मैं। बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा अपनी दुनिया में। तुम बस सब्र रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुम मेरी कोई मजबूरी नहीं हो, मोहब्बत हो मेरी। तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ माही। तुम मेरी जिंदगी की जमानत हो, तुम्हारे बिना ये अरमान मलिक भी कुछ नहीं। बस थोड़ा सा सब्र और थोड़ी सी हिम्मत रखो, मैं जल्दी तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। वो सिर्फ दिलासा दे रहा था, मगर अब वो बच्ची नहीं रही थी। वो बहक जाती। आप हर बार यही कहते हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। माही को गुस्सा आया। अच्छा, तो अब ऐसे नाराज हो जाओगी? वो अचानक ही मोहब्बत से कहते उसके चेहरे के करीब झुका कि उसे अपने इतने पास महसूस करती घबरा गई। अब उसके माथे पर अपने सुलगते लब रख चुका था। अरमान, उसके लबों ने एक टूटी फूटी सरगोशी अदा की, जब अचानक किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला
وہ हड़बड़ा कर उठी। नींद एक झटके से टूटी और उसके साथ वो ख्वाब भी चकनाचूर हो गया जिसमें वो अरमान के साथ बातें कर रही थी। अब वो हैरत से आस पास देख रही थी कि क्या हुआ और सब समझने की कोशिश कर रही थी कि वो कहाँ पर है। उसके हवास बहाल किए तो उसे एहसास हुआ कि शायद रात के 12 बज रहे थे और उसके सर पर रमशा खड़ी उसे घूर रही थी कि क्या हुआ रमशा आपी, आप इतनी रात को यहाँ। रमशा के हाथ में बाल्टी थी और उसने बाल्टी का ठंडा पानी माहिन के ऊपर फेंक दिया था जिससे उसकी खूबसूरत नींद और खूबसूरत ख्वाब दोनों ही टूट गए थे। मैंने तुम्हें कल रात को अच्छे से कहा था ना कि मुझे 12 बजे से पहले मेरा ड्रेस प्रेस चाहिए। आज मेरी बर्थडे है और तुमने मेरा ड्रेस प्रेस ही नहीं किया। वो शदीद गुस्से में उस पर चिल्ला रही थी। माहिन जो पहले ही बुखार की वजह से सर्दी महसूस कर रही थी अब ठंडा पानी पड़ने की वजह से बाकायदा कांपने लगी थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी रमशा आपी, और ये देखे मेरा हाथ जल गया तो कैसे करती आपका ड्रेस प्रेस। उसने बेबसी से अपनी सफाई देने की कोशिश की। जब रमशा ने उसे बाजू से दबोच कर बेड से उठाया और अपने सामने खड़ा किया, क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को, बिल्कुल ठीक तो हो, तो मर तो नहीं गई ना, जाओ और अभी मेरा ड्रेस प्रेस करो। उसने सख्ती से हुक्म दिया और इसके साथ ही माहिन को दरवाजे की तरफ धक्का दिया। माहिन की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। बुखार की वजह से उसे पहले ही चक्कर आ रहे थे। उसने दीवार पर हाथ रखे खुद को गिरने से बचाया था, मगर उसकी लबों से एक घुटी घुटी सिसकी निकली और वो पूरे कद से जमीन बोस हुई और वहीं होश व हवास से बेगाना होती बेहोश हो गई थी। रमशा ने पलटकर उसे देखा तो एक पल के लिए घबरा गई। लो, हो गए ड्रामे शुरू। उसने नागवारी से कहते माहिन के सामने जमीन पर बैठकर उसे हिलाना चाहा तो उसे अपना हाथ आग में जलता हुआ महसूस हुआ। इसे तो वाकई बहुत तेज बुखार है। वो घबरा कर पीछे हटी और कमरे से बाहर भाग गई। अरैन उसी लम्हे उस कमरे से मीलों दूर एक खूबसूरत बंगले के शाहाना बेडरूम में वो कोई खौफनाक ख्वाब देख रहा था जिसके ज़रा असर वो चीखता हुआ उठकर खड़ा हुआ। माही। उसके लबों से एक चीख निकली। अब वो अपने सीने पर हाथ रखे लंबे लंबे सांस लेकर अपने हवास और अपना तनफ्फुस बहाल करने की कोशिश कर रहा था। जब कुछ पुरसुकून हुआ तो उसने हैरत से आसपास देखा तो वो अपने बेडरूम में था, बालों में हाथ फेरते। उसने गहरा सांस लिया। हर रोज़ रात की तरह आज भी उसने वैसा ही खौफनाक ख्वाब देखा था। वो अब इन ख्वाबों से थक चुका था। ब्लैंकेट दूर उछालते हुए वो कमरे से बाहर निकल आया। उसने ब्लैक कलर का स्लीवलेस अंडर शर्ट पहनी हुई थी जिससे उसकी कसरती बाजू नुमाया हो रहे थे। पसीने से उसका बुरा हाल था। वो अब सीढ़ियाँ उतरता नीचे जा रहा था। जब उसे किचन से कुछ खटपट सुनाई दी, वो किचन में आ गया तो उसने देखा कि मायरा बेगम किचन में खड़ी शायद जग में पानी डाल रही हैं। आहट पर उन्होंने अरमान को देखा। तुम इतनी रात को जाग रहे हो, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है। उसके चेहरे के उड़े हुए रंग देखते हुए उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा था। वो किचन में आया और कुर्सी खींचकर उनके सामने बैठ गया। मैं थक चुका हूँ मामा, ये खौफनाक ख्वाब मुझे सोने नहीं दे रहे, बहुत हो चुका है। कितना इंतजार करना है आपने, अब माही को लेने चलते हैं ना हम, आखिर कब तक ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। वो अपना सर सहलाते हुए बेबसी से कह रहा था। मायरा बेगम को उस पर बेहद तरस आया। अच्छा परेशान मत हो, मैं सकीना से बात करती हूँ और लोकेशन निकलवाती हूँ, फिर हम चलते हैं। वो खुद भी अपनी बेटी की हालत देखकर बेहद परेशान थी। जो आए रोज आधी रात को माहीन को ख्वाब में परेशान और तकलीफ में देखकर डरते हुए उठ जाता था। उसकी तो रातों की नींद ही हराम हो चुकी थी। थैंक यू सो मच मामा, प्लीज़ जल्द से जल्द मैं माही को अपने सामने देखना चाहता हूँ। मैं थक चुका हूँ इन ख्वाबों से, मैं नहीं जानता वो वहाँ किस हाल में होगी। मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी बीवी है, और अगर वहाँ वो तकलीफ में है और यहाँ मैं चैन से हूँ तो यकीन करें मैं उसका गुनहगार हो रहा हूँ। मायरा बेगम ने उसकी बात पर समझते हुए उसके बालों में हाथ फेरा और मुस्कुरा पड़ी। मैं कभी कभी खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि तुम मेरे बेटे हो और तुम सालों पहले हुए इस निकाह को लेकर आज भी इतने सिंसियर हो कि तुम इसके सिवा किसी और के बारे में सोचते भी नहीं। शायद खुदा ने मुझे मेरी किसी नेकी का इनाम इतने अच्छे बेटे की सूरत में अता किया है। मैं खुद भी चाहती हूँ कि माही हमारे पास आ जाए, मगर मुझे डर लगता है वो लोग ताकतवर हैं, हम उनसे मुकाबला ना कर सके तो। अरमान ने मुस्कुराकर अपनी माँ के दोनों हाथ चूमे। वो लोग ताकतवर हों मगर फिर भी वो मेरी बीवी और अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि पाकिस्तान का कानून भी मेरे साथ है और मैं उसे लीगल तरीके से वहाँ से लेकर आऊँगा। परेशान मत हो, आप जल्दी से लोकेशन निकलवाएं, उसने दरख्वास्त की थी। मायरा बेगम ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। फिक्र मत करो, मैं 1-2 दिन में इंतजाम करती हूँ। उसे हौसला देती किचन से बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद अरमान ने सर दोनों हाथों में थामा। आई एम सॉरी माही, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मगर अब नहीं, बहुत जल्दी मैं वहाँ आऊँगा जहाँ तुम हो, और फिर तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ ले आऊँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। सरगोशी करते हुए उठा। अब वो खुद को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, इसीलिए वो वापस अपने कमरे में चला गया। बाहर शहर पर रात मजीद गहरी हो रही थी। हवेली पर एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका था। जैसे ही ज़किया हवेली की एक मुलाजमा ने दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देख कर हवास छीन गए। उनकी चीख और बेसाख्ता निकली थी जो लाउंज में सबने सुनी। कमरे के बीचों बीच माहीन बेहोश पड़ी थी। न जाने कितने घंटों से
ज़किया आगे बढ़ी और अबू माहीन का गाल थपथपा रही थी। शोर सुनकर सब लोग कमरे में आए। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? निगत बेगम ने शदीद गुस्से में पूछा था। देखें बीबी जी, माही बीबी को क्या हो गया? इन्हें तो बहुत तेज बुखार है, न जाने कब से ये बेहोश पड़ी हैं। ज़किया की बात पर रमशा को अपने हलक में गिल्टी उभर कर मादूम होती महसूस हुई, मगर वो चेहरे के तासुरात नॉर्मल रख गई। बुखार ही तो हुआ है, मर तो नहीं गई। निगत बेगम ने तनफ्फुर से सर झटका। क्या हो गया आप लोगों को? बस करें मामा, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। आयशा सबको गुस्से से घूरती हुई कमरे से बाहर चली गई थी। वो इन सब की तरह शफाक नहीं हो सकती थी, जबकि निगत बेगम बुरे बुरे मुंह बनाती कमरे से जा चुकी थी। ज़किया अब दूसरी मुलाजमा के साथ माहीन को ज़मीन से उठाकर बेड पर लिटा रही थी, मगर वो सोच चुकी थी कि अब इसे ही इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। कुछ देर में ही लेडी डॉक्टर आयशा के साथ कमरे में दाखिल हुई और माहीन का चेकअप करने के बाद वो जा चुकी थी। उसे बहुत तेज बुखार था, मेडिसिन से तो उतरने वाला नहीं था। डॉक्टर ने कहा था कि इसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां करें। अब ज़किया उसके पास बैठी ठंडे पानी की पट्टियां कर रही थी। आयशा भी परेशान सी कमरे में घूम रही थी। काश माही, मैं तुम्हें इस जहन्नुम से आज़ाद करवाने की कोशिश करती, मगर तुम जाओगी तो कहाँ? काश तुम्हारा कोई अपना होता, तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाता। वो बड़बड़ा रही थी और पास बैठी ज़किया के हाथ कांपने लगे। कुछ देर बाद आयशा कमरे से बाहर चली गई तो ज़किया ने अपना छोटा कीपैड मोबाइल उठाया और अब उसके हाथ किसी का नंबर मिला रहे थे। वो सोच चुकी थी जो करने का हौसला उसे चंद सालों से नहीं आया वो आज ही कर गुजरेगी। तो बात करते हैं खान हवेली की। तो बहरोज खान के दो बेटे थे, बड़ा बेटा वकास खान और छोटा बेटा बिलाल खान। वकास खान की बीवी निगहत बेगम थी और उनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा शम्स, जो कि आजकल अपनी पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर था, उससे छोटी 2 बेटियां थीं, रमशा खान और आयशा खान। और बिलाल खान की बीवी हाला थी। हाला मलकों की बेटी थी और बिलाल ने खानदान वालों के खिलाफ जाकर हाला से शादी की थी। वो दोनों इकट्ठे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहीं एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, मगर ना तो हाला के घर वाले इस शादी के लिए राजी थे, ना ही बिलाल के घर वाले। इसीलिए बिलाल ने गुस्से में अपने वालिदैन को छोड़ दिया और खुद गांव छोड़कर शहर चला गया, जबकि हाला के वालिदैन भी अपनी बेटी को किसी गांव के जागीरदार से ब्याहना नहीं चाहते थे। इसीलिए हाला के भाई उस्मान मलिक ने बहन की खुशी के लिए वालिदैन की नाराज़गी को एक साइड पर रखते हुए खुद उसका निकाह बिलाल से करवा दिया। हाला और उस्मान बस 2 ही बहन भाई थे। उस्मान साहब का एक ही बेटा था अरमान मलिक, और हाला की भी एक ही बेटी थी माहीन। चूँकि उस्मान साहब की इस हरकत पर उनके वालिदैन भी उनसे नाराज़ हो चुके थे, इसलिए उस्मान साहब ने उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए और दोनों बहन भाइयों का रिश्ता ना टूटे, इसीलिए दोनों बच्चों का बचपन में ही निकाह करवा दिया। वैसे भी अरमान और माहीन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और बचपन में दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच थे। अरमान उसकी बहुत परवाह करता था, अक्सर वो एक दूसरे के घर आते जाते थे, इसीलिए दोनों की अच्छी खासी जान पहचान भी थी। मगर बिजनेस में अच्छा खासा लॉस की वजह से उस्मान साहब को मजबूरी में आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा और बच्चों के निकाह से कुछ अर्सा पहले वो आउट ऑफ कंट्री चले गए थे। और इसी दौरान जब माहीन 8 साल की थी तो एक कार एक्सीडेंट में बिलाल साहब और हाला की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मायरा बेगम ने बहुत कोशिश की कि वो माहीन को अपने साथ ले जाएं, मगर वकास साहब और उनके घर वाले ज़बरदस्ती माहीन को अपने साथ ले गए, ये कहकर कि उनका माहीन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उनके भाई की औलाद है और वो माहीन पर ज़्यादा हक रखते हैं। हालांकि उनके दिल में सिर्फ बिलाल की जायदाद थी जो वो माहीन के ज़रिए हासिल करना चाहते थे। अगर वो माहीन को उसके ननियाल वालों के हवाले कर देते तो फिर सारी जायदाद उनके पास चली जाती। इसलिए वकास साहब ज़बरदस्ती माहीन को अपने साथ हवेली ले आए। मायरा बेगम और उस्मान साहब ने हवेली नहीं देखी थी। वो नहीं जानते थे कि उनकी हवेली कहाँ है, क्योंकि बिलाल तो हाला के साथ शहर में ही रहता था, ना ही उनका कभी हवेली जाना हुआ था, इसीलिए उनके पास हवेली का पता ही नहीं था। उस्मान साहब ने अपने रिसोर्सेज के ज़रिए बहुत कोशिश की कि वो पता करवा सकें कि माहीन कहाँ है, मगर मालूम नहीं हो सका। और अब इतने साल गुजर जाने के बाद अरमान चाहता था कि जल्दी वो माहीन को अपने पास ले आए। बहुत हो चुका था, उसने बहुत इंतज़ार कर लिया था और बहुत साल से वो उन खौफनाक ख्वाबों की वजह से परेशान रहा था, क्योंकि हवेली में माहीन को किसी मुलाजमा से ज़्यादा हैसियत नहीं मिलती थी। और यही वजह थी कि शायद अरमान अपने ख्वाबों में उसे किसी परेशानी में महसूस कर लिया करता था। मायरा बेगम की एक वफादार मुलाजमा थी जिसका नाम सकीना भी था। सकीना बीवी ने बताया था कि उनकी कोई जानने वाली रिश्तेदार खानों की हवेली में काम करती हैं और शायद वो वही खानों की हवेली हो जहां माहीन रहती है। और मायरा बेगम ने चंद दिन पहले ही सकीना से कहा था कि वो पता करे कि क्या उस हवेली में माहीन रहती है और क्या वो वही खान है जिनकी तलाश उन लोगों को है। और उन्हें बहुत उम्मीद थी कि सकीना के जरिए वो माहीन तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि अब वो भी अरमान की हालत से परेशान थी। वैसे भी अगर जुदा करने वाली ज़ात खुदा की थी तो मिलाने वाली ज़ात भी खुदा की थी। अब माहीन और अरमान कैसे मिलते हैं ये तो वक्त और उनकी किस्मत नहीं बताना था। वो ऑफिस में था जब उसे मामा का फ़ोन आया, जल्दी से घर पहुंचो, बहुत अहम बात करनी है। मामा कुछ परेशान लग रही थी जिसकी वजह से वो भी परेशान हुआ और तेज़ी से ड्राइविंग करते हुए वो घर की तरफ बढ़ा। वो घर में आया तो मायरा बेगम परेशानी से लाउंज में चक्कर काट रही थी।
کیا ہوا ماما، سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے کچھ پریشانی سے پوچھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، میرے ساتھ چلو، ہم ابھی اور اسی وقت ماہین کو لے کر آ رہے ہیں۔ مجھے اس کا ایڈریس مل چکا ہے، خدا ان پر اپنا قہر نازل کرے۔ انہوں نے وہاں ماہین کو نہ جانے کس بدتر حالت میں رکھا ہے۔ بس تم چلو، تمہیں ساری بات میں راستے میں بتاؤں گی۔ وہ شدید غصے میں تھیں، جبکہ ارمان نے اپنی رگوں میں خون کی جگہ غصہ بہتا ہوا محسوس کیا۔ وہ ضبط کرتے ہوئے جلدی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ مائرہ بیگم اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اور اب ان کی گاڑی تیزی سے ملک ہاؤس سے باہر نکلتی چلی گئی۔ مجھے سکینہ نے بتایا ہے کہ اس کی کوئی رشتہ دار ملازمہ خانوں کی حویلی میں کام کرتی ہے۔ اس نے ہی سکینہ کو فون کیا تھا کہ وہ لوگ ماہین پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ سکینہ نے بتایا تھا کہ ماہین کا نکاح تم سے ہو چکا ہے، اسی لیے وہ عورت سب جانتی ہے۔ غالباً وہ زکیہ کی بات کر رہی تھی۔ بس تم فوراً چلو، مائرہ بیگم اسے ایڈریس سمجھا رہی تھی، اور ارمان نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھاتے گاڑی کی سپیڈ تیز کی تھی، اور اب گاڑی تیزی سے خانوں کی حویلی کی طرف جا رہی تھی جو کسی گاؤں میں آباد تھے۔ نہ جانے وہاں ماہین کس حال میں ہوگی، یہ سوچ سوچ کر ہی ارمان کے دماغ کی رگیں پھولتی جا رہی تھیں، مگر وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے ایک ہاتھ کی مٹھی دبوچے گاڑی چلا رہا تھا، ورنہ غصہ تو اسے بہت آ رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد تیز ڈرائیونگ کی وجہ سے وہ لوگ گاؤں کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ اس نے گاڑی حویلی کے گیٹ کے باہر روکی۔ گارڈز نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر ارمان بنا کسی وضاحت کے زبردستی گارڈز کو ایک سائڈ پر کرتا ہوا گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی مائرہ بیگم تھی۔ وہ تنفن کرتا جیسے ہی حویلی کے لاؤنج میں داخل ہوا تو وہاں ہی نگہت بیگم کسی ملازمہ پر چلا رہی تھی، اور پاس ہی بیٹھی رمشا اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ عائشہ غالباً کچن میں تھی اور ماہین کے لیے سوپ بنا رہی تھی، جبکہ وقاص خان ہمیشہ کی طرح گاؤں کے جرگے میں موجود تھے۔ اچانک نگہت بیگم کی نگاہ ارمان اور ان کے پیچھے کھڑے مائرہ بیگم تک گئی تو وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ کون ہو تم؟ اور یہ کیسی تمیز ہے تمہیں؟ تمیز نہیں ہے؟ خانوں کی حویلی میں کیسے داخل ہو گئے؟ تمہیں گارڈز نے روکا نہیں؟ وہ شدید غصے سے کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ارمان کچھ کہتا، مائرہ بیگم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اسے خاموش رہنے کا کہا، اور وہ خود آگے بڑھی۔ ماہین کہاں ہے؟ انہوں نے اتنی سختی سے پوچھا کہ دو پلوں کے لیے نگہت بیگم بھی ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب؟ جیسے وہ جاننا چاہتی تھیں کہ تم لوگ کون ہو اور تمہارا ماہین سے کیا تعلق۔ میں نے پوچھا ماہین کہاں ہے؟ تم جیسی عورت سے بحث کرنا میں فضول سمجھتی ہوں۔ ماہین؟ ماہین؟ وہ غصے سے اونچی آواز میں چلانے لگی۔ ان کی آواز سن کر عائشہ کچن سے باہر نکل آئی اور حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کون ہیں آپ لوگ اور ایسے کیوں ہمارے گھر میں آ کر تماشا کر رہے ہیں؟ آخر بتائیں تو صحیح۔ نگہت بیگم نے انہیں غصے سے دیکھتے کچھ تحمل سے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، میں ارمان ملک ہوں، عثمان ملک کا بیٹا اور حالہ بیگم کا بھانجا اور ماہین کا شوہر۔ اس کے الفاظ پر وہ ساکت رہ گئی۔ کتنی ہی دیر بعد نگہت بیگم کے جسم میں حرکت ہوئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ماہین کے شوہر؟ عجیب مذاق ہے۔ ماہین تو سالوں سے ہمارے ساتھ رہتی ہے، اس کا کوئی شوہر نہیں ہے۔ نگہت بیگم تو اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا لگا تھا۔ ایسے کیسے وہ ماہین کو جانے دیتی؟ ماہین کے جانے کا مطلب تھا ان کے ہاتھوں سے آدھی دولت جا رہی تھی۔ مائرہ بیگم آگے بڑھی اور نگہت بیگم کے بالکل قریب آ کر رکی۔ تم لوگ دولت کے لالچی اتنے اندھے ہو گئے، تم لوگوں نے کبھی دولت کی لالچ کی پٹی آنکھوں سے ہٹا کر دیکھا ہی نہیں کہ کس کا کس سے کیا رشتہ ہے۔ حالہ اور بلال بھائی نے اپنی موت سے پہلے بچپن میں ہی ماہین اور ارمان کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ یہ رہا نکاح نامہ۔ انہوں نے اپنے بیگ سے نکاح نامہ نکال کر نگہت بیگم کے سامنے رکھا۔ اب کوئی بتائے گا مجھے کہ میری ماہین کہاں ہے؟ وہ ان کے بت بننے پر غصے سے چلائی تھی تو عائشہ ہوش میں آئی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں آنٹی۔ اس نے کچھ عزت سے بات کی اور اب انہیں اپنے ساتھ آنے کا کہتے ہوئے ایک کمرے کی طرف بڑھی تو مائرہ بیگم اور ارمان بھی ان کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو بیڈ پر وہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے پاس ہی زکیہ بیٹھی اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹی کر رہی تھی۔ ان کی پہلی نگاہ ماہین تک گئی۔ وہ بالکل حالہ کی پرچھائی تھی، وہی چہرہ، وہی نین نقش، وہی خوبصورتی۔ بلا شبہ 20 سالہ ماہین بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ مائرہ بیگم اس کی خوبصورتی کے زہر سے کچھ نکلی تو انہوں نے کچھ پریشانی سے پوچھا۔ زکیہ نے دیکھا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ جن لوگوں کو اس نے بلایا تھا وہ آ چکے ہیں۔ معلوم نہیں بی بی جی، صبح جب میں کمرے میں آئی تو یہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی اور انہیں بہت تیز بخار تھا۔ یہ سننا تھا کہ ارمان بیڈ کی دوسری سائڈ سے ماہین کے پاس آیا۔ اب اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اسے اپنا ہاتھ کسی جلتے ہوئے انگارے پر پڑتا محسوس ہوا۔ اسے اتنا تیز بخار ہے اور کسی ڈاکٹر کو بلانے کی زحمت نہیں کی؟ ارمان اب غصے سے ملازمت سے پوچھ رہا تھا۔ صبح ڈاکٹر آئی تھی، میڈیسن دے کر گئی ہے، مگر ان کی حالت میں ابھی بھی کوئی سدھار نہیں آ رہا۔ ارمان نے شدید غصے سے ماں کو دیکھا اور اب وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے اپنے غصے کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو تم ارمان؟ زکیہ اور عائشہ کمرے سے باہر جا چکی تھیں۔ آپ نے اس کا حال دیکھا ہے؟ میں ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں جنہوں نے میری بیوی کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا ہے۔ میں سب کو جیل کی چکی پھسواؤں گا، وہ شدید غصے اور دبے دبے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مائرہ بیگم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اسے ریلیکس رہنے کا کہا۔ یہ سب ثانوی باتیں ہیں، ابھی پہلے ہمیں ماہین کے بارے میں سوچنا ہے۔
एक काम करो, चलो माहीन को लेकर घर चलते हैं। हम यहाँ माहीन को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। मैं रुबीना को कॉल करती हूँ, वो आकर इसे चेक करके जाएगी। रुबीना उनकी फैमिली डॉक्टर थी। अरमान ने अपनी माँ की बात पर सर हिलाया और अब वो बैठ के जाने पड़ा। आहिस्ता से ब्लैंकेट उसने माहीन के वजूद से दूर किया तो उसकी निगाह माहीन के चेहरे पर गई। बिलाशुबा वो बेहद हसीन थी, और अगर वो हसीन ना भी होती तो भी अरमान उससे बेहद मोहब्बत करता था। आखिर वो उसके बचपन की मोहब्बत थी, बचपन की मनगूहा थी। उससे मोहब्बत होना कुदरती और फितरती अमल था। उसने धीरे से माहीन को अपनी बाहों में उठाया और अब वो माँ बेटा कमरे से बाहर जा रहे थे। निगत बेगम ने उसे माहीन को उठाए देखा तो शदीद गुस्सा आया। माहीन को लेकर कहाँ जा रहे हो? वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, अभी उसके ताया आते ही होंगे। वो अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रही थी। माहीन मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है, और इस पर सबसे ज्यादा मैं हक रखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि मुझे मेरी बीवी को ले जाने से कौन रोकता है। ना तो यहाँ किसी का ताया और ना ही किसी का बाप मुझे अब माहीन को यहाँ से लेकर जाने से रोक सकता है। और जो जो जुल्म आप सबने माहीन पर किए हैं ना, इसका हिसाब तो अलग से होगा। बस रुकें, थोड़ा इंतजार करें, मैं सूद समेत सबसे हिसाब लूंगा। इतना कहते वो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुका और लाउंज से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद ही उनकी गाड़ी हवेली से बाहर जा चुकी थी।